सिवाना आईएएस एकेडमी के पीछे आपका क्या मोटिव है? सारे ही तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों को तैयार करते हैं। क्लास 3 एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं है। यहाँ पे स्किल की रिस्पेक्ट कम और एक गवर्नमेंट जॉब की टैग की ज़्यादा रिस्पेक्ट। वो बैठा है तो मैं ये 10 घंटे बैठा, मैं 12 बैठूंगा। 12 बैठूंगा। पर क्या उसमें क्वालिटी है? आई डोंट थिंक 2 साल के बाद आपको लगातार प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के लिए फंड्स बहुत कम खर्च करती है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बिना नशे के नहीं रह सकता है। इवन बाबर की हम बात करते हैं, बाबर इज वेरी केपेबल, मगर उसकी मौत कैसे हुई? कि आपने प्रीलिम्स दे दिया है, निकलना कि नहीं निकलना कोई पता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्लैरिटी नहीं देता, कन्फ्यूजन प्रोवाइड करता है। आज के हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ड्रग्स बड़ी कॉमन हो गई हुई है। आज के समय में भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ग्रेट जॉब्स। कोई मंदिर या मस्जिद बना के जाते हैं, क्या वो आज वहीं बैठे हैं? अदरवाइज इंडिया इज गोइंग थ्रू द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमराह पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप खुद से एक सवाल कीजिए। आखिर क्यों इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? ऐसा क्या है जिस वजह से एजुकेशन सिस्टम दिन पर दिन डिक्लाइन होता जा रहा है? और अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए। इसी तरह के सवालों को आज हमने अपने पॉडकास्ट में अपने गेस्ट के साथ में डिस्कस किया है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खुद एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रह चुके हैं और आज की डेट में वो बहुत से बच्चों को मेंटर कर रहे हैं। उनकी एक एकेडमी है जिसमें वो बच्चों को सरकारी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और साथ ही साथ वो सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं और उनके द्वारा पढ़ाए गए कई ऐसे बच्चे जो आज की डेट में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। चैनल के एनालिटिक्स को देखकर पता चलता है कि आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं। आप लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन आप लोगों में से अधिकतर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी पॉडकास्ट रिलीज होगा वो सबसे पहले आप देख पाएंगे और आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। मिस्टर हरीश ठाकुर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। सर, कैसा था आपका दिन? क्योंकि हमें इतना पता है कि आप डायरेक्टली अपना जो काम है उसको ऑफ करके जी, आप जी, जी। डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं तो जी, दिन एज़ यूजुअल 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है और शाम को तकरीबन 6 के आसपास मैं फ्री हो जाता हूँ। क्या बात तो है सर। उसके बाद फिर शाम को कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं जी, और यही मेरा शेड्यूल दिन का रहता है। यही शेड्यूल रहता यही है शेड्यूल दिन का। रहता है। सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि सिवाना आईएएस एकेडमी के पीछे हुँ, आपका क्या मोटिव है? कैसे शुरुआत हुई? हुँ, और उसका मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है? आप किस लिए इस जो एकेडमी राइट, को है राइट। चलाते हैं सर? दरअसल मैं भी एक समय पे गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी की है जी, और जब मैंने एजुकेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो उसके बाद मैं कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब मैंने की। उसके बाद फिर मेरा रुझान गवर्नमेंट जॉब की ओर हुआ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। देन हमने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए ये समझा और पाया कि देयर इज़ मच टू मच कॉम्पिटिशन इनटू इट। जैसे कुछ इंजीनियरिंग के बाद एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे हुँ, गेट है या यूपीएससी, ईएससी है, जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ये बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो उनमें बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एंड गेट के अंदर फिर भी आप पाते हैं कि आपका एक स्कोर है तो आपको कोई ना कोई कहीं एमटेक या पीएचडीज आपको हो सकती हैं। बट पीएसयूज़ के अंदर थोड़ा-सा मुश्किल है इसमें जाना। साथ-साथ में जैसे ईएससी एग्ज़ामिनेशन होती है एक, तो जी, ईएससी में क्या रहता है कि ईएससी में प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होते हैं। गेट में खाली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। बट गेट इज़ मच मोर डिफिकल्ट क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ईएससी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वो ईज़ी होता है, पर उसका जो मेंस है जो सब्जेक्टिव है, जो कन्वेंशनल कहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ-साथ में फ्री एसी में सीट्स बहुत कम होती हैं। अगर आप मान के चलिए कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, तो आपके पास जो क्रीम सीट्स होंगी वो 80-90 के आसपास होंगी। उसके बाद जो है वो ग्रेड ए की बहुत अलग तरह की सर्विसेज़ आती हैं, जिसके लिए बहुत बच्चे ऑप्ट नहीं करते। हुँ, और
जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 4 चांसेस मिलते हैं ईएसी के अंदर, इसी के जो कि अगर आपने पहले गँवा दिए हैं यूँ ही ट्राई करते हो, जैसे कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने जो है वो ट्राई करना है, तो एक बार दे लेते हैं। तो उसमें आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं एंड देन फिर 1-2 अटेम्प्ट्स के अंदर आपको वो स्कोर लाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। देन ईएसी में जब मेरा फाइनली नहीं बना, मुझे वो स्कोर नहीं मिला, तो फिर मैंने जो है वो साथ-साथ में यूपीएससी, सीएसई कहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, जी। जिसको लोग आईएएस, आईपीएस ऐसे-ऐसे नाम से जानते हैं। तो मैंने उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसके बाद तैयारी करते-करते मेरे मन में ये भाव तो था ही था, क्योंकि मैंने इन बिटवीन दैट 2 साल के लिए टीचिंग जॉब कर रखी हुई है, कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो मेरा रुझान टीचिंग की ओर था ही था। हुँ, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने कुछ लोकेलिटी के कुछ एस्पिरेंट्स को थोड़ा गाइड करना स्टार्ट कर दिया एंड देन उसी उसमें ही आगे बढ़ते हुए जब मुझे लगा फाइनली कि नहीं, मेरा जो है इसमें नहीं बना है, लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया यूपीएससी का, देन मैंने फिर इसी जर्नी को कंटिन्यू करने का प्लान किया, जो मेरी टीचिंग की जर्नी है। टीचिंग बेसिकली मुझे सेटिस्फाई करती है, मैं हुँ, हुँ, कंप्लीट फील करता हूँ ओके। टीचिंग करते हुए, और उसके पीछे 2 प्राइम रीज़न मेरे को नज़र आते हैं। एक ये कि मुझे जैसे इंटरेक्शन करने का काफ़ी शौक है। हुँ, लोगों से इंटरेक्ट करना एंड नॉलेज की शेयरिंग होती है जब आप क्लासेस करते हैं। आप नया टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेते हैं। जैसे अपनी अकेडमी में मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, ये मेरे पास फ्रीडम है। तो वो मुझे चैलेंज भी लगता है और साथ-साथ में इंटरेस्टिंग भी है कि आप कई सारी चीज़ें जान सकते हैं हाथों-हाथ। तो वो चीज़ है, और दूसरा मुझे लगता ये है कि जो टीचिंग जो आपका जो प्रोफ़ेशन होता है, उसमें आप जो है आपको पढ़ने का बहुत मौका मिलता है, साथ-साथ में। हुँ, आपकी कोई और जॉब ऐसी नहीं है जो आपको बहुत पढ़ने का चांस देती है। तो मुझे पढ़ने का बहुत चांस मिला साथ-साथ में। जैसे आप पढ़ा के फ्री हो बैठे हैं, तो उसके बाद आप फिर पढ़ते हैं। बहुत सारी मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ने का शौक है। तो इस तरह से मैंने ये चुना, और मुझे ये लगा था कि ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशन है जिसमें मुझे पैसे कम भी मिले, मैं हुँ, तो भी उसे आराम से कर सकता हूँ। अगर बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो मुझे एक ही लगा कि ये वो टीचिंग है, जहाँ मुझे मज़ा आता है काम करने में। तो फिलहाल जर्नी मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। आगे और बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे साथ-साथ में, उन्हें पूरा करेंगे। तो ओवरऑल ये मेरा पर्सपेक्टिव था टीचिंग की ओर आने का, टीचिंग के लाइन में आने लाइन का। में आने का। जी। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। जो आपकी एकेडमी है, हुँ। यहाँ पे किस-किस तरीके की कोचिंग दी जाती है? जी, वैसे तो मैंने कहा कि मैंने जब सीएसई के एग्ज़ाम दिए थे, जी। तो मेरा तो यही था कि मैं यूपीएससी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हिमाचल में एचएएस हो गया और बाकी स्टेट्स में पीसीएस बोल देते हैं उनको। तो मैं उनकी तैयारी करवाऊँगा और उन्हीं में ही इन्वॉल्व रहूँगा, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरा फ़ोर्टे भी वही था और मैं उसी में ही आगे कैरी करना चाहता था। बट ओके। आपको समझना पड़ेगा, रिसोर्सेज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल आपका सर। आपका जो टारगेट है वो डिफरेंट हो सकता है, बट रिसोर्सेज़ कहाँ से लाएँगे इसे सब पूरा करने के लिए? हुँ, हुँ, तो टारगेट मेरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को ही मैं पढ़ाऊँगा और उन्हें स्पेशली जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मैं चंबा को हुँ, मैंने टारगेट किया है। जी। वो इसलिए क्योंकि चंबा में कई ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स ऐसी हैं, जिनको कभी भी पेरेंट्स कोचिंग के लिए महँगे संस्थानों में कभी नहीं भेजेंगे। चंबा हुँ, से बाहर नहीं भेजेंगे उन्हें। नहीं भेजेंगे, तो मैंने ओके। ऐसे बच्चों को मोटिवेट एंड टारगेट किया है। तो अगर वो कुछ कर जाते हैं और चंबा में रह के कर जाते हैं, तो चंबा के ऊपर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो टैग लगा हुआ है, हुँ, तो इसमें थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन शायद मेरा हो सकता है। अब वो बिल्कुल सर। अचीव करने में कितने और समय मुझे देना पड़ेगा, ये तो अब ऊपर वाला जानता है। जी, तो बट ये ज़रूर है कि मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मेरा टारगेट ही वही है। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ दोबारा से। जी, अब गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम आते हैं, हम सबकी तैयारी कराते हैं। सबकी वो तैयारी रीज़न करते ये है हैं। हुँ, हुँ, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा होंगे, तो ही क्लास 1 के बच्चों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर पाएँगे, अच्छे टीचर ला पाएँगे उनके लिए, अच्छा मटेरियल के लिए कंटेंट क्रिएट कर पाएँगे। आपको कंटेंट प्रिंट करना तो प्रिंटिंग मशीन्स आप रख पाएँगे उनके लिए, और क्योंकि अगर आप खुद करते हैं सारी चीज़ें ये, तो ये आप चीपली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इस पोज़ीशन पे अब आ चुका हूँ कि मुझे सारे ही तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बच्चों को तैयार करना है। तैयार तो करना है। फिलहाल ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जी, की जी, जी, तैयारी जी। करवाते हैं। बिल्कुल। ओके, तो मतलब आप कैसे मैनेज कैसे करते हैं? मतलब आपका इंस्टीट्यूट है वो चलता कैसे है? कितनी फैकल्टी है और किस तरीके से आपने कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया होता है? जी, जी, कैसे जी। आप करते हैं? क्योंकि जी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे हुँ, ऐसे हुँ। जो ये राइट, पॉडकास्ट देखेंगे, राइट, तो राइट। हो सकता है कि शायद वो आपसे हुँ। कनेक्ट करना चाहें इसलिए। हम जो है मेनली हम 5 फैकल्टी हैं हुँ, हुँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हुँ, हुँ, और जब वैकेंसीज़ हिमाचल प्रदेश में रिलीज़ होती हैं, तो ये जो फैकल्टीज़ होते हैं हमारे, ये 5 से 10 भी हो जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि डिमांड्स क्या है, और डिमांड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर जैसे पुलिस या
पटवारी या क्लर्क या ऐसी वैकेंसीज या फिर टीजीटी या जेबीटी, ये वो वैकेंसीज हैं जहाँ के लिए बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। हम्म, तो अगर उस तरह की वैकेंसीज आती हैं तो हमारे बहुत सारे बैचेस बनते हैं। तो उन बैचेस के अंदर हमें बहुत फैकल्टी चाहिए होती है। तो वो एक सीज़न वाला काम अलग होता है और ऑफ सीज़न, जैसे अभी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है हिमाचल प्रदेश में। जी। तो हमारे पास 4 से लेके 5 फैकल्टी तो मैंने जिसमें मैं भी हूँ, हम रहेंगे और हम्म, ऑफ सीज़न में पढ़ाएँगे। तो ये 5 फैकल्टी हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि जो एचएस या यूपीएससी का फैकल्टी है वो नीचे के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। उसका नॉलेज वहाँ, उसका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ भी यूज़ होना चाहिए। तो हम थोड़ा-सा उसे ऐसा गाइड करते हैं कि आपने हाई लेवल के बच्चों को थोड़ा-सा हाई लेवल पे पढ़ा दिया। नीचे के बच्चों को आपने थोड़ा गाइडेंस के तौर पे रखना और मोटिवेशन उनको प्रॉपर देनी है, जरूरी है। ताकि वो आपसे इंस्पायर भी हों कि अगर आपने कोई अगर एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे कोई फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाएगा यूपीएससी या एचएएस एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी अपनी एक क्षमता होनी चाहिए, जो कि क्राइटेरिया ये है कि भई आपने एचएएस या यूपीएससी का प्रीलिम्स एटलीस्ट निकाला हो या हम्म, आपके जीएस के अंदर स्कोर अच्छे आए हों, जो प्रीलिम्स का जीएस होता है। जी। तो उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ रखा जाएगा, डिपेंड कि आपकी फिर टीचिंग स्किल कैसे, वो फर्दर बात होती है। तो हम उनको वहाँ भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो जो फैकल्टी है मेनली अगर एचएस और यूपीएससी का है, तो हम उसको मेनली वहाँ पढ़वाएँगे। बट 1 आध घंटे के लिए उसे निचले बैचेज़ में भी रखेंगे ताकि उसका जो ओके। नॉलेज है वहाँ ओके, यूटिलाइज़ तो हो सके। मतलब आप जब भी एक हुँ, स्टूडेंट को जब तैयार करते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि उसके पास हुँ। एक्सपोज़र हर चीज़ का हो, राइट? एग्ज़ैक्टली, अभी एग्ज़ैक्टली। जैसे कुछ दिन पहले एक रिज़ल्ट आया है, हुँ, हुँ, जो हुँ। एक भर्ती का रिज़ल्ट आया है सही। जेओआईटी 817 का। एकदम, एकदम सही। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था आज से हुँ। 2-4 साल पहले हुआ एकदम, था एकदम और ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि हुँ, जो हुँ। एग्ज़ाम का पैटर्न था, हुँ, वो हुँ। एकदम से चेंज कर दिया गया था। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। कंप्यूटर वाले पार्ट का ज़्यादा आया था और एग्ज़ैक्टली। कंप्यूटर वाले पार्ट में भी थ्योरेटिकल हुँ। पार्ट बहुत कम आया था। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ऐसा ही बच्चा उस एग्ज़ाम को हुँ। क्लियर कर सकता था, ठीक है। जिसके पास एग्ज़ैक्टली कंप्यूटर की जानकारी हो, एग्ज़ैक्ट राइट? जैसे सपोज़ कीजिए कि इस तरीके से फ्रीक्वेंट चेंजेज़ अगर और भी एग्ज़ाम्स में हुँ, होते हैं, हुँ, तो हुँ। उसके लिए सर आप कैसे बच्चों को गाइड करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे? जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्लास 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, हुँ, हुँ। ना तो उनका कोई प्रॉपर सिलेबस है, हुँ, हुँ। ना उनकी प्रॉपर कोई टाइमिंग है। गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे एग्ज़ाम निकाल देती है हुँ, हुँ। और सिलेबस क्या होगा, कुछ पता नहीं है। प्रीवियस पैटर्न पे होगा कि कोई नया पैटर्न आ जाएगा, वो भी क्लियर नहीं है। क्लास 3 एग्ज़ाम के अंदर गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं है। वही मानती है कि क्लास 3 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों को इतना बताना ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस क्या होगा इसका या इसमें जो पैटर्न होगा इस बार का वो किस तरह से होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2 होएगा या फिर सिंगली पेपर 1 होगा जैसे पहले होते आए थे। या हुँ, इसमें कंप्यूटर का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, रीज़निंग वाले क्वेश्चंस कितने आएँगे। अगर इंग्लिश का ग्रामर आता है, तो ग्रामर में क्या पूछने वाले हैं आप? इंग्लिश हुँ। ग्रामर बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल बहुत सर। सारे उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। हुँ, हुँ। तो कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ भी आ जाता है क्लास 3 एग्ज़ामिनेशन में। क्लास 2 एग्ज़ामिनेशन एक प्रॉपर पैटर्न पे आती है। क्लास 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर पैटर्न होता है कि आपका एक प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, मेंस में ये चीज़ें होंगी, पूरा सिलेबस है उसका। जैसे एलाइड हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, जी। उनका प्रॉपर सिलेबस है। हुँ, हुँ। वो पैटर्न चेंज नहीं करते। अगर हुँ। करना हो तो बहुत पहले बता देते हैं। बहुत पहले बता रीज़न देते ये हैं। है कि ज़्यादातर क्लास 2 एग्ज़ामिनेशन एचपीपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं, शिमला के द्वारा। हुँ, हुँ। उसकी एक रेपुटेशन है। बिल्कुल। और एचएस एग्जामिनेशन भी वही करवाता है, तो उसकी रेपुटेशन है एक। वो सिलेबस को डिफाइन करते हैं, एग्जाम पैटर्न को पहले से ही पीडीएफ में डाल देते हैं और जो भी अपडेट है वो डालते रहते हैं। और जो हमीरपुर बोर्ड इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हुई और जो जी, उसने काम किया, जी, तो वो वैसा वैसा ही था, उसका कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको कई बार कहता हूँ, कई एग्जाम ऐसे भी हुए, एग्जाम्पल मैं दूंगा आपकी बात के ऊपर। जी। 2019 में जेबीटी का एग्जाम होता है टेट का और उसके 3 महीने बाद पटवारी का एग्जाम होता है 19 के अंदर। जेबीटी टेट के 40 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट पटवारी में आते हैं। 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन। ओह वाओ! ये जो व्यूअर्स हैं बताएँगे जी, और जी, कमेंट में कमेंट करेंगे जी, कि क्या जी, था। अब जिसने जी। जेबीटी टेट दिया हुआ है, हुँ, अक्सर कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद मार्क कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पढ़ लेते हैं, कुछ रूटीन में होते हैं। तो 40 क्वेश्चन का सीधे उनको बेनिफिट मिला। अब जो एग्ज़ाम क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है क्या? कि एटलीस्ट जो है अगर हम रात को बैठकर 3 घंटे में 200 क्वेश्चन का टेस्ट बना सकते हैं, तो वो कोई नॉर्मल टेस्ट है, हमारा जो टेस्ट है नॉर्मल टेस्ट है। हुँ, पर जिनसे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होना है, उसके लिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चन एटलीस्ट प्रॉपर बना सकें। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं से और वो भी 4-5 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चंस। तो मुझे बड़ा बिज़ार सिस्टम लगता है हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 भर्तियों का। हुँ, हुँ, कोई सिस्टम नहीं है। कैपेबल स्टूडेंट क्लास 3 भर्ती क्रैक नहीं कर पाते और कई बार रैंडम बच्चे क्रैक कर जाते हैं। हुँ, रैंडम जिन्होंने कुछ भी किताब कहीं से पढ़ दी है और वो कर जाएँगे और कर जो जाएँगे। सालों साल से लगे हुए हैं, कई बार वो नहीं कर पाते हैं। हुँ, पैटर्न ही नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं पैटर्न पे आधारित होके।
नोट्स पैटर्न पे आधारित होते हैं, जी। बुक्स पैटर्न पे आधारित होती हैं, वो जी। पैटर्न तो फॉलो करना नहीं है। दैट इज वाई मुझे लगता है क्लास 3 जो भर्तियां हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उन्होंने क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं चेंजेस करने हैं, कुछ पता नहीं होता। तो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है क्लास 3 जो एग्जाम हिमाचल प्रदेश में है। शायद यही रीज़न है कि ये जो क्लास 3 की भर्तियाँ वो मैक्सिमम कोर्ट केसेस में फँसती हैं, एग्जैक्टली, है ना? एकदम ठीक यही कहा। रीज़न है, राइट? बहुत लकूनेस हैं इसके अंदर, बहुत हाँ, लकून। ऐसा क्यों होता है कि एग्ज़ाम होता है और वो अगले दिन भर्ती उसकी हम्म, कोर्ट में चली जाती है? एकदम तो आई ठीक थिंक कहा। ये भी एक रीज़न है उस चीज़ का, राइट? एक भी रीजन है, प्रॉपर ओके, प्लानिंग नहीं है इसके अंदर। ओके। ये क्वेश्चन मैं ना मतलब हम्म, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। इसका हम्म, जवाब सिर्फ़ मुझे चाहिए, अच्छा। अगर कोई रिलेट करता हाँ, है, हाँ, तो वो भी मतलब इस चीज़ को मतलब वो कर सकता है। मेरा सवाल है आपसे, सिंपल सा जी। सवाल है। हम्म, वैसे तो कोई भी काम करो उसमें मोटिवेशन चाहिए होती है। बिल्कुल। किताब खोल के नींद आती है सर, तो खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए सर? मतलब कैसे कर सकता है एक व्यक्ति खुद को मोटिवेट? देखिए, मुझे क्या लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हुँ, हुँ। वो सब देखा-देखी में है हुँ, हुँ। और सोशल प्रेशर है सोसाइटी का। ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट में कुछ करते हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं, आप स्किलफुल हैं, जबकि बाकी देशों में उसकी रिस्पेक्ट है, स्किल की रिस्पेक्ट है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुँ, हम हुँ। उसी देश के नागरिक हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे स्किल की रिस्पेक्ट कम और एक गवर्नमेंट जॉब के टैग की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर आप बहुत कम राइट। पैसे भी बनाते हैं, बट आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और ह्यूमन बीइंग की अटमोस्ट डिज़ायर क्या है? टू गेट रिस्पेक्ट। आप देखिए कहीं पे भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। बाकी तो आदमी ने रहना है और खाना खाना है। जी। ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल एनिमल जैसे अगर कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि एनिमलिस्टिक वे में हम देखेंगे, तो ह्यूमन बीइंग भी वैसे ही सर्वाइवल उसका वैसा सेम है बायोलॉजिकल। जी। पर उसे इमोशनली रिस्पेक्ट चाहिए हुँ। और उस रिस्पेक्ट के चक्कर में वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करता है। दैट्स राइट। 99% लोग ये इसी थॉट से करते हैं। हुँ। उनको पढ़ने का पैशन नहीं है, उन्हें कॉम्पिटिशन फेस करने का पैशन नहीं है। या उन्हें किसी ने बताया कि ये तैयारी करनी चाहिए, मेरी जॉब लगी है और लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा है, काम पे इतना काम का लोड नहीं है और बहुत हंकी-डोरी है सब कुछ। तो इस कारण से मुझे लगता है कि आप यहाँ-वहाँ से मोटिवेट होते हैं और फिर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। हुँ। इंटरनल मोटिवेशन को कंटेंट से आती है। मान लो हुँ। मुझे बीटेक के बाद गेट की तैयारी करनी थी, हुँ, हुँ। तो मेरे लिए पैशन वो कॉलेज के टाइम से था, हुँ। टेक्निकल पैशन। राइट। तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार नहीं भी हो देन आई एम गेनिंग समथिंग, तो कुछ सीख ही रहा हूँ। बट आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, हुँ। तो स्ट्रेस देगा आपको और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट किसी भी भी नहीं काम में अगर आएगा। आप रिजल्ट को देखकर काम कर रहे हैं, कभी आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएँगे। जो आप जर्नी को एन्जॉय करता है, वो तो जर्नी एन्जॉय कर कौन रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में? सारी तो मतलब आत्माएँ हैं जो भटकी हुई आत्माएँ। हैं। अगर आप लाइब्रेरी में देखेंगे मेरे जैसे मैं अपनी लाइब्रेरी में देखता हूँ, कई जी। बच्चे हैं बहुत स्ट्रेसफुल हैं। हुँ, हुँ। मतलब वो सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, मैं सोचता हूँ इतने घंटे पढ़ते क्या हैं? क्या एक माइंड कैपेबल है कि आप 10-10 घंटे लगातार बैठे हैं? नहीं है। तो बैठे इस कारण से हैं कि अगल-बगल में देख रहे हैं तो उनको स्ट्रेस हो रही है। वो बैठा है तो मैं ये 10 घंटे बैठा मैं 12 बैठूँगा। 12 पर क्या बैठूँगा। उसमें जी। क्वालिटी है? तो उस चक्कर में कि अगर आप 12 बैठेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। हुँ, हुँ। इस चक्कर में वो लगे हुए हैं। हुँ। बट उनकी क्वालिटी ऑफ रीडिंग, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं जानते हैं। ना उनके पास कोई प्रॉपर मटेरियल है, ना प्रॉपर गाइडेंस होती है कई बार। और इस तरीके से पढ़ते जाते हैं इस उम्मीद में कि कुछ होगा ऐसा, निकल जाएगा पेपर। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली क्लास 3 भर्तियों की जो बच्चे तैयारी करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें लगातार मोटिवेशन चाहिए हुँ। और इंटरेस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा उनको पढ़ने के अंदर। दैट्स इंटरेस्ट राइट। बिल्डअप हो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ आज हम नया सीखेंगे। हुँ, आप हुँ। रैंडमली किताब खोल देंगे, आपने मान लो इंडियन हिस्ट्री उठा ली, इट इज़ वेरी बोरिंग। आप कैसे पढ़ पाएँगे उसको? अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो। मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन में अटक गए, तो हुँ, कैसे पढ़ हुँ। पाएँगे? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म आजकल हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों के कॉन्सेप्ट्स को ठीक किया है और उनको कंटिन्यू रखा है अपनी प्रिपरेशन के अंदर भी। हुँ। बट मुझे लगता है कि आप क्लास 3 भर्तियों की तैयारी करते हुए 4 से 5 महीने के बाद आप सीरियस नहीं रह सकते हैं। इतना टेम्परामेंट होता है नहीं क्लास 3 वाली वैकेंसी के बच्चों का। दैट्स तो राइट। क्लास 1 की वैकेंसी वाले बच्चे का टेम्परामेंट होता है मैक्सिमम 2 साल, उसके बाद फिर वो भी वैसा हो जाता है, भटकी हुई आत्मा, की हुई 2 साल के आत्मा। बाद। मेरा ये जी। मानना है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ। हुँ, हुँ। क्लास 1 की तैयारी के लिए मैक्सिमम 2 साल, हुँ, हुँ। उसके बाद कोई जॉब करो, टाइम निकालो कहीं से। हुँ, हुँ। खाना खा रहे हो तो रिवाइज़ करो, बस में जा रहे हो तो रिवाइज़ करो, बस में वापस आ रहे हो रिवाइज़ करो, मेट्रो में रिवाइज़ करो, ट्रेन में रिवाइज़ करो मटेरियल को, अपने स्टफ़ को। 2 साल आपने किया क्या? आपने क्या नोट्स नहीं बनाए?
आपने सारे लेक्चर तैयार नहीं कर रखे होंगे, आपकी स्टैटिक आपका सारा तैयार है। आपको बस करंट अफेयर तैयार करने होते हैं। बाकी हुँ, क्या बचा इसके अलावा? तो उसके लिए आप अपनी जॉब के साथ 3-4 घंटे निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक 2 साल के बाद आपको लगातार प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिकॉज़ आपने 4-5 हुँ, साल लगा दिए। तो राइट। आप ऐसे ही उसमें फँस जाएँगे, आप निकल नहीं पाएँगे वहाँ से। आपको लगेगा अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो दूसरी फ़ील्ड में मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। और अगर मैं इसी में रहता हूँ और नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? आप किसी डिसीज़न पे नहीं आ पाएँगे। हुँ, 2 साल के बाद की गई प्रिपरेशन में क्वालिटी होती नहीं है। आप कोई भी काम पकड़ लीजिए, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, 2 साल के बाद आपके अंदर क्या डिज़ायर बची होंगी उस काम को लेके? तो एक कहते हैं ना कि थ्रिल काफ़ी ज़रूरी है, तो थ्रिल तो है ही नहीं। वो है ही नहीं, सही थ्रिल बात। कहाँ है? आपने प्रीलिम्स दिया पहली बार, नहीं निकला। अगली बार का थ्रिल है कि निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर मेंस लिखेंगे। लगातार अगर 3-4 बार नहीं निकलता प्रीलिम्स तो थ्रिल खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डिफीट नहीं होती इसमें, हो सकता है आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएँ। एक ईगो पे नहीं लेनी चाहिए हुँ, कि नहीं हो रहा है तो हम बहुत बेकार हैं, कुछ ऐसा है। हो सकता है किसी और फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो सीखा आपने, उसको साथ में लेके चलिए और किसी और फील्ड में पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए। इंडिया हुँ, नीड एक्चुअली स्किलफुल पीपल। दैट्स राइट। ये हमारे क्रीम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में तैयारी में अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। उनका जो ब्रेन है, आई डोंट थिंक वो कहीं और यूज़ होता तो बढ़िया तरीके से वो काम कर सकते थे। बट सही बोल रहे हैं सर। ये चीज़ है। एक्चुअली हमारा जो अगला हुँ, सवाल था वो यही था कि किस हुँ, किस तरह के लोगों को जो है वो गवर्नमेंट हुँ, जॉब की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर हुँ, आपके पास एक ऐसा माइंडसेट है हुँ, या ऐसा स्किल है आपके पास कोई, जिसके साथ आप जो है देश के और ज़्यादा काम आ सकते हुँ, हैं, है ना? कोई प्रोजेक्ट सही शुरू कहा, कर लिया, कोई सही स्टार्टअप कहा, शुरू कर लिया। तो सही कहा। अगर ये जो गवर्नमेंट जॉब का जो इकोसिस्टम है अगर आप इसमें हुँ, फँस जाओगे, तो हुँ, आप एक तरीके से देश के साथ गद्दारी ही कर रहे हो, जो आप उसको दे सकते थे वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो सही कहा। ये हमारा सवाल था लेकिन आपने हुँ। उसका जवाब आपने दे दिया है। मैं इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब टीचिंग करते हैं ना जब तो जी। आपकी आदत बन जाती है चीज़ों को स्ट्रेच करने जी, की। जी, जी, तो जी। हर सवाल का जो है लेंथी आंसर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, समस्या है हमारे साथ। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए उसको, हुँ, हुँ। जिसका फैमिली बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, कोई फैमिली बैकअप नहीं है। वो प्राइवेट जॉब में जाएगा तो उसमें बहुत धक्के लगने हैं उसको हुँ, हुँ, और इत्यादि है, ना कोई उसका कोई कनेक्शन है, ना कोई टेक्निकल स्किल है। उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ नहीं कर रखे हैं, टेक्निकल स्किल उसके पास नहीं, उसने बीए कर रखी है मान लीजिए। हुँ, हुँ। तो बीए वाला आदमी क्या करेगा? वेल्डिंग तो करेगा नहीं, वेल्डिंग तो करेगा नहीं, राइट? सही बात है। उसके पास जी। स्किल कोई नहीं है ना जी। हुँ, बीए कर लिया आपने, आपने या ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ कर लिया, आपने ऐसी डिग्री कर ली। उसके बाद आपको ने तैयारी करनी है। आपने तैयारी करनी है। तो उनके लिए ठीक लगता है मुझे कि वो तैयारी करें चाहे टीचिंग जॉब की या फिर ये सिविल एग्ज़ाम की, किसी और की। तो वो उनके लिए ठीक है। हुँ, हुँ, जो क्रीम लोग हैं वो हमें चाहिए सर्विसेज़ में, ऐसी बात नहीं है। अच्छी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी क्रीम लोग आएँगे, हुँ, तो हुँ, पब्लिक वेलफेयर में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। पर ऐसा बहुत कम देखा गया है कि बहुत क्रीम बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, तो उनसे क्या उन्होंने कोई बहुत रिफ़ॉर्म्स लाए हैं। मैंने ऐसा कोई डेटा मेरे पास नहीं है कि आईआईटीन्स ने अगर क्रैक किया है यूपीएससी और वो आईएएस, आईपीएस बने हैं, तो उन्होंने बहुत टेक्निकल रिफ़ॉर्म ला दिए हैं हुँ। ब्यूरोक्रेसी में। जी, ब्यूरोक्रेसी अभी भी रेड टेपीज़ में फँसी हुई है। कौन से जी, रिफ़ॉर्म ला दिए, जी। राइट? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइंस की फ़ील्ड से बहुत सारे इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस बने, तो उन्होंने जो है टेक्नोलॉजिकल वे से गवर्नमेंट सर्विसेज़ के अंदर रिफ़ॉर्म ला दिए हैं। एक रिफ़ॉर्म ऐसा नहीं है, आधार कार्ड रिफ़ॉर्म की हम बात करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट का नहीं है, जी, राइट? वो वही इन्फोसिस के ओल्ड फाउंडर एंड नारायण मूर्ति के जो फ्रेंड जी, हैं, जी। उन्होंने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल लोग ही रिफ़ॉर्म ला रहे हैं, जो काफ़ी समय से फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जो लोग जा रहे हैं, वो बहुत रिफ़ॉर्म तो नहीं ला पाए हैं। बहरहाल, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है उसको, जिसे लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी बैकअप नहीं है, जो मुझे बहुत बड़ा ये कोर्स करवा दें, टेक्निकल और फिर मैं आगे अपना फ्यूचर बना सकूँ। हुँ, उनको तैयारी करनी है। ओके। जिनके पास स्किल है, उनको नहीं कर जिनको नॉलेज है चीज़ों का, जिनको जिनको लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। आई डोंट थिंक एडमिनिस्ट्रेशन आपको इतनी ओपनिंग देती है। ये सब मिथ है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आप बहुत चेंजेस ला सकते हैं। बहुत क्लटर्ड मार्केट है ये। अगर आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटी वैसी नहीं मिलती जैसे आपको दिखाया जाता है बाहर दिखाया से। जाता है। जी। तो आई डोंट थिंक ये चीज़ है। और मेरा तो ये मानना है कि उन देशों ने जिन्होंने तरक्की की है, उन देशों को आप देखिए, वहाँ गवर्नमेंट जॉब का कोई पैशन नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है कनाडा से,
तो मैंने उनको कहा कि क्या कनाडा में भी कोई ऐसे बैनर लगे होते हैं कि ये हमारे यहाँ से आईएएस बना, और जो भी वहाँ की सर्विसेज होंगी कि नीट की कोचिंग हमसे करो, हमने निकाल दी। माने जो भी आप देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़ी सिटी में आप जाएंगे तो बैनर पोस्टिंग होर्डिंग में जो लिखा होता है कि एक सेम स्टूडेंट है नीट का या आईआईटी का, उससे क्लेम कर रहे हैं 50 संस्थान कि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। सही बात। तो क्या वो होर्डिंग बैनर वहां पे भी लगते हैं? उन्होंने कहा कोई क्रेज नहीं है वहां जॉब की, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी नहीं करता है। नहीं करता है। रीजन क्या है? रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहां पर। तो हम्म। वहां रिस्पेक्ट किसी है, जैसे यूएस में या यूरोप के अंदर रिस्पेक्ट उसकी है जो जॉब क्रिएट करते हैं। क्रिएट करता दैट इज वाई वो एम्प्लॉयमेंट का हब बने हुए हैं। Right. हमारे यहाँ जॉब क्रिएटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा, हमारे देश में जॉब क्रिएट करने वालों को थीफ कहा जाता है। जो बिजनेसमैन है राइट, वो उन्होंने Right. कुछ गड़बड़ी की है, बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज बिल्कुल, ऐसे पैसा नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस देश में ये फिलॉसफी अभी भी चल रही हो, हम्म, तो उसके अंदर आप कुछ बिजनेस करेंगे तो आपको कहा जाएगा नहीं यार, ये तो काम ऐसे लोगों का होता है, ये नहीं। गवर्नमेंट जॉब पवित्र लोगों की जॉब है, मतलब वो आप करेंगे तो आपको सही माना जाएगा। क्योंकि जी। सिस्टम में गड़बड़ी इज बिकॉज ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब। आप देखेंगे तो इरेगुलरिटीज कहाँ से निकल के आती हैं? आप देखें तो गवर्नमेंट जॉब के लोगों के द्वारा ही वो निकल के आती है। सो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को बहुत सीरियस तरीके से नहीं रहना कि गवर्नमेंट जॉब ही पकड़नी है। अपना ईगो इतना बड़ा ना रखें कि हमें नहीं मिलेगी तो क्या ही हो जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद टेस्ट करके अपने आप को कि नहीं, हम इसके लिए नहीं बने हैं, किसी और फील्ड में कंट्रीब्यूट कीजिए। यूथ को अपने को यूटिलाइज करना चाहिए। 25 से लेके 35 साल की एज वैसी है जिसमें कि हम में बहुत ऊर्जा होती है, हेल्थ अच्छी होती है, और हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बैठे हैं कहीं पे। बैठे कहीं पे। और उसमें भी सिलेक्शन रेशियो क्या है? अगर आप यूपीएससी का कोई 5 लाख प्रीलिम्स देता है, एचएस में 50-60 हज़ार लोग प्रीलिम्स देते हैं, तो यूपीएससी में 5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स की फॉर्म भरी, 2 लाख पेपर देने आते हैं, उनमें से 15,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उनमें से 3,000 जो है मेंस क्लियर करते हैं। करते तो हैं। आप देखिए कितने अच्छे लोग, आईआईटीज, एनआईटीज और एमबीबीएस किए हुए बच्चे भी इसके अंदर हैं, जो वहां खपा देते हैं 6-6 साल। तो क्या आईआईटी का जो छात्र है अगर 6-7 साल कहीं कंट्रीब्यूट करता तो कितना वो जीडीपी में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता? अगर हो गया तो फिर तो ठीक है, वो आईएएस आईपीएस बन गया। मगर अदरवाइज बाकी जो लोग हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो स्किल है आई डोंट थिंक कंट्री यूटिलाइज कर रही है। मेरा ही मानना है। राइट। वैसे इसमें एक और चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को इसलिए मतलब करते हैं कि लोग जो है वो एक स्टेबल फ्यूचर की तलाश में रहते हैं, वो खुद को चैलेंज नहीं करना चाहते, वो कंफर्ट Right. जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एकदम तो ये भी शायद एक प्रॉब्लम है जिसको बिल्कुल। एड्रेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम ठीक अ, है, एकदम ठीक। इसके अलावा सर एक और सवाल है मेरा आपसे। हमारे पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे, डीएसपी मयंक, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार ये जो जितने भी सिविल सर्विसेज या एचएएस के या मतलब जो भी एग्जाम होते हैं, इसमें चंबा के लोगों का योगदान बहुत कम है सर। मतलब कि नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे चंबा के लोगों को ट्रेन करते हैं, आप खुद चंबा से हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब किस वजह से लोग नहीं कर पाते हैं? कोई गाइडेंस की कमी है या फिर कोई रिसोर्सेज की कमी है कि एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके हिसाब मुझे फंडामेंटली 2-3 फ्लॉ नजर आते हैं। से? जी। एक तो फ्लॉ ये है कि माहौल नहीं है। हुँ, और माहौल क्यों नहीं है? बिकॉज किसी ने ऐसी पहल की नहीं। राइट, एक कारण यही मुझे नज़र आता है। दूसरा मुझे ये नज़र आता है कि हमारा जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर है अभी तक हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो इस तरह का नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज बच्चों को बहुत पहले से हो। आजकल काफ़ी स्कूल कर रहे हैं कि अपने यहाँ कोई ऐसे शोज़ कर रहे हैं ऐसे-ऐसे जिसमें कि आईएएस एंड आईपीएस को या एचएएस अधिकारियों को बुलाते हैं और बच्चों को ब्रीफ करवाते हैं। हुँ, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि हमारे चंबा के अंदर जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कम है, पेशेंस कम है चीज़ों को लेकर। हुँ, उन्हें ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक नहीं किया है। अगर कम निकले ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस जनरेशन का कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहा है, तभी रहा, ऐसा कम हुआ रहा है। है। उन्हें खुद ऐसी नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का मतलब क्या, और स्पेशली क्लास 1 जॉब कैसे क्रैक की जाती है। तो बहुत मेंटल सपोर्ट चाहिए एस्पिरेंट के लिए, बहुत मेंटल सपोर्ट चाहिए उसको। तो पेरेंट्स को जो कोई जानकारी नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा जी अब एग्ज़ाम आने वाला है साल बाद, तो ये कर जाएगा, आसानी से कर जाएगा। उन्हें कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा तक नहीं होता है। जिस कारण से अननेसेसरी प्रेशर बच्चों पे वो डाल भी देते हैं कि 1 आध साल देखो, अदरवाइज़ जो है वो फिर कुछ और करो। ये ऐसा नहीं होने वाला, 1-2 ऐसा बार आप नहीं फेल हो होगा। जाते हैं तो। जी। बट आप देखेंगे, अगर मैं ज़्यादातर रेशियो कहाँ से आती है आईएएस आईपीएस की, यूपी और बिहार जैसे हो गए।
हम्म, यहाँ से बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं जी। कारण क्या है कि रिक्शा वाला भी जानता है कि यूपीएससी निकालने में कितना साल लगता है ना जी? जी। तो वो रिक्शा वाला ज़्यादा अवेयर है देन हमारे यहाँ चंबा में या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पेरेंट्स अच्छा पैसा बना भी रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक-ठाक है, उनके पास भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बच्चों हम्म, को बहुत जल्दी प्रेशर में डाल देते हैं वो, जल्दी उनकी शादी करवाना स्टार्ट कर देंगे। हम्म, कि जल्दी जी। से कमाओ। मैं चंबा में देखता हूँ कि 23-24 साल, 25 साल के अंदर ही प्रेशर पड़ जाता है बच्चों लड़कों के ऊपर कि कुछ जल्दी से कमाना स्टार्ट करो, हमने आपकी 27 साल में शादी करवा देनी है। तो बेचारा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इन बिटवीन अगर ऐसी चीज़ें खड़ी हो रही हैं, तो कहाँ से कंट्रीब्यूशन होगा? आप उन स्टेट्स सही में बात। देखेंगे वहाँ पे बहुत अलग टेम्परामेंट है। एक कंटीन्यूअस मोटिवेशन नहीं है। हम्म, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिकेट में इतने ज़्यादा हमारे जो हैं वो प्लेयर निकल के आते हैं। रीज़न क्या है? एक्सपोज़र काफ़ी आईपीएल है, इत्यादि है। और हॉकी में क्यों इतना कम है? हम्म, या क्रिकेट की अकेडमी आपको चंबा में मिल जाएँगी। बट क्या बैडमिंटन की अकेडमी है चंबा में? नहीं है। या हॉकी की अकेडमी है चंबा में? नहीं। तो बहुत से पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको वो देखो जहाँ अकेडमी जैसी-जैसी खुल जाती है, इट मीन्स कि लोगों का रुझान आहिस्ता-आहिस्ता उस तरफ आ ही जाएगा। एजुकेशनल संस्थानों की बात की जाए तो फिलहाल कोई ट्राई नहीं करना चाहता ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी रुझान नहीं है। कोई ट्राई नहीं करना चाहता है। एंड फ्रैंकली जब मैंने यहाँ सोचा था तो मैं ये नहीं सोचा कि मैं मेरे पास बहुत ऑडियंस आएगी या मैं बहुत बच्चों को पढ़ाऊँगा। मेरा ये भी अगर मान लो मेरे पास 5 बच्चे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, उन 5 में से 1 कुछ कर जाता है, दैट विल सेंड मैसेज टू ऑल द कम्युनिटी। तो उनकी हम्म, तहसील तक मैसेज आएगा, डिस्ट्रिक्ट तक मैसेज आएगा और एक एक वाइब्रेशन पैदा होगी कि नहीं हम भी कर सकते हैं, अगर हम ढंग से तैयारी करें तो। इवन दो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को ऐसे नहीं लेना आपने किसी ने क्रैक कर दिया तो हम भी अब इस लाइन में चल पड़ते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है ना ये वाली जो जी, मैंने जी, कही है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ भी है बट ये है कि मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे आपकी फैमिली में कोई अधिकारी बनता है, तो नीचे के भी बच्चे उनके जो भाई-बहन हैं उनको भी जल्दी गवर्नमेंट जॉब में हम देखते हैं। रीज़न क्या है? कि वो मोटिवेशन बढ़ गया कि अरे ये मोटिवेशन कर बढ़ सकती जाता है। थी, ये कर सकते हैं, तो भी हुँ, हम भी कर सकते हैं। तो राइट। ऐसा ही होता है। जी। सर आप मतलब डेली बेसिस पे यूथ के हुँ, साथ इंटरेक्शन करते हैं सर। जी। तो आपके हिसाब से सर जो यूथ का जो माइंडसेट है आज की हुँ, डेट में वो कैसा है सर? क्या मतलब वो क्या सोचते हैं या हुँ, मतलब हुँ, किस तरीके से उनका जो फ्यूचर का प्लान है जो चलता है? ऑल्दो वो आपके पास हुँ, 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 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आते हैं, सही। लेकिन बिहेवियर से पता चल जाता है कि यूथ जा किस तरफ रहा है। देखिए बहुत सारे यूथ तो हर फील्ड में जो एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, हुँ, नहीं हुँ। करने आते, किसी और फील्ड में भी हैं। हुँ, हुँ। अ, वो शायद क्योंकि अब हम उनसे बड़े हो गए हैं तो शायद देखते हैं कि उनमें मैच्योरिटी कम है। हुँ, हुँ। नज़रिया हमारा कुछ और हो गया है। हुँ, हुँ। जब हम उस एज में थे तो कुछ और लोगों में जज कर रहे थे। जी। बट मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं और मेरे एक दोस्त जो हैं दिल्ली में हमने एक कंसल्टेंसी कंपनी पे मैं काम किया हुआ। मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था कि उसको ओपन करने में वहाँ पे हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ। तो हमारा काम ये था कि हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू करना है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है। तो हमने स्क्रीनिंग के टाइम पे कुछ आईटीआई के स्टूडेंट्स को कहा कि आपने एक गाड़ी के अंदर जाकर फलना पार्ट जो है वो खोल कर लेके आना है, हुँ, राइट? ओके। तो जब मैंने कहा कि आपने ये काम करना है, तो वहीं से आपके स्किल का नॉलेज का मालूम चल जाएगा। उनमें से कोई भी गाड़ी के नीचे जाने को मना कर रहा है। रियली? जबकि एग्ज़ैक्टली जबकि उन्होंने काम ही वही करना है। ओह भाई! एक आईटीआई होल्डर जो मैकेनिकल फील्ड से है, वो क्या करेगा? हुँ, हुँ। उसने गाड़ी के अंदर जाना ही जाना है। अब वर्कशॉप में देखिए, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी ना गाड़ी के नीचे नहीं जाएँगे, गाड़ी कैसे चलेंगी रोड पर? तो उनमें से कोई भी से हमारे कपड़े गंदे हो जाएँगे। हमने हुँ, मेट्रो लेकर वापस जाना है, तो कपड़े हुँ। गंदे हो जाएँगे। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमें चाहे आप सेलेक्ट ना करें, बट हम इसमें नहीं जाने वाले। मीन्स आती जॉब हाथ से छोड़ दें, हुँ, हुँ। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि भई हम एक भी इसमें से रेडी है जो है वो ये काम करने के ये लिए। काम करने तो के मुझे लिए, लगा कि ओके। ये नॉन सीरियसनेस हर कहीं है। लोग कुछ और काम करना चाहते हैं, काम कुछ और ही कर रहे हैं। वो चीज़ को लेके वो रियलिटी वाले वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। इतना रियल नहीं है और ये हर दौर में रहा है यूथ के साथ, हर दौर में रहा है। यूथ हमेशा इमैच्योर होती है, सेंसिटिव होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं, हुँ, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। इनकंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत कम करते हैं। ये सब चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। जिस कारण से मैं पाता हूँ कि यही हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं बच्चों में कि कंसिस्टेंट जो लोग हैं बहुत कम हैं। हुँ, बाकी लोग हैं जैसे आज क्लास करी तो 4 दिन बाद आएँगे।
कहीं घूमने चले गए हैं इत्यादि है, ये चलता रहेगा ये। तो रीज़न क्या है कि वो क्लियर नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं जस्ट बिकॉज़ कि हमने सोच लिया कि हमने सोच एग्ज़ाम लिया। की तैयारी करनी है, हुँ, तो हुँ। बस उसकी खाना-पूर्ति कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं। बट ठीक। सीरियस एस्पिरेंट हर फील्ड में बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें बहुत सीरियस कम है। मेरा ये मानना है कि 99% लोग नॉन सीरियस हैं किसी भी फील्ड के अंदर। हुँ। 1% जो है वो सीरियस हैं और वही लोग जहाँ आगे जाएँगे। 99% को अपना जहाँ भी वो हैं उसको एक समय उस फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाद में जाकर। यही ओके, मेरा मानना ओके। है। जी। सो इसी के बेस्ड मेरा सवाल आपसे एक और होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले सोलन में हुँ, हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हुँ। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन लेवल है ना, हुँ, हुँ। वो गिर गया है। हुँ, 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 पहले हुँ। हम शुरू के पहले 7 नंबरों में कहीं पे आते थे हुँ, एजुकेशन के सही मामले कहा, में, सही अब कहा, हम सही 15 से पीछे चले गए हैं, मतलब हुँ, 19-20 के आसपास कहीं पे चले गए। ठीक। तो मतलब क्या ये रीज़न मान सकते हैं उसका कि यूथ सीरियस नहीं है एजुकेशन को लेके, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वज़ह से ये चीज़ हुई है? मुझे ये लगता है कि जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हुँ, तो ऐसे नहीं हिमाचल कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से काफ़ी बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ, बट आप जब ऑब्ज़र्व करते हैं गवर्नमेंट का जो बजट हिमाचल में एजुकेशन को लेके है, हुँ, बहुत मिनिमम है। हुँ, मैं आपको कुछ फैक्ट देना चाहूँगा। अ, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करती है। एंड सेम केरल की सरकार करती है। आहिस्ता-आहिस्ता बाकी स्टेट में भी इवन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स मणिपुर, मेघालय जो कि बहुत ट्राइबल स्टेट्स थी। आप देखेंगे उनका जो एजुकेशनल जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी समय से। लिटरेसी बहुत हाई है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट की एजुकेशन प्रायोरिटी है वहाँ पर। हमारे मैं देखता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट की जो एलोकेशन है, जैसे आपने कहा कि जब रिसोर्सेज़ नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? बिना रिसोर्सेज़ के कौन से काम में आपको सफलता मिलेगी? तो गवर्नमेंट जब रिसोर्सेज़ देगी ही नहीं हमें, गवर्नमेंट फंड्स के नाम पे बहुत कम पैसा खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन आगे कैसे जाएगी मुझे तो ये समझ नहीं आता है। एग्ज़ाम्पल दूँगा, आईआईटी संस्थान काफ़ी टाइम से खुला है हिमाचल प्रदेश के मंडी हुँ, में। जी, आप नहीं सुनते कि आईआईटी संस्थान से कोई बड़ी रिसर्च हो रही है। हुँ, आईआईटी संस्थान मंडी ने कुछ बहुत बड़ी स्केल पे कुछ किया है, हुँ, आप नहीं सुनते। एनआईटी हमीरपुर के बारे में आप सुनते हैं बहुत ज़्यादा, मगर आईआईटी मंडी के बारे में आप ख़ास सुनने को नहीं मिलता है। रीज़न क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और होना चाहिए, वैसा नहीं है, हाई क्लास नहीं है और शिक्षा के नाम पे जो भी स्कूल्स और वो जो कर रहे हैं, सो कर ही रहे हैं, मगर नया नया कुछ नहीं दिखता हमें यहाँ पे। एक गवर्नमेंट की ओर से नए इनिशिएटिव्स नहीं दिखते हैं एजुकेशन को लेके, ना ही कोई ऐसे संस्थान दिखते हैं। मैं चंबा का सिटीज़न हूँ, हम यहाँ के सिटीज़न हैं, चंबा के हैं। तो चंबा के लोगों को अगर आप पूछा जाए कि पिछले 5-7 साल में कौन-सी यूनिवर्सिटी यहाँ ओपन हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, कोई नहीं है। कोई टेक्निकल संस्थान जो कि हिमाचल प्रदेश में 3, 4, 5 हैं, तो एक यहाँ भी होना चाहिए था, मान लीजिए। हुँ, ऐसा नहीं है। चंबा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी डिज़र्व करते हैं हम लोग एटलीस्ट वन। यूनिवर्सिटी राइट, से क्या होगा? यूनिवर्सिटी में बच्चा यहाँ-वहाँ से आता है। चंबा मेडिकल कॉलेज जब भी हुआ तो काफ़ी बच्चे यहाँ-वहाँ से आ रहे हैं। एंड बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ दैट हम देखते हैं कि यहाँ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर है। राइट, कुछ राइट रीज़न से, कुछ रॉन्ग रीज़न से। हुँ, तो हुँ, वो चलता रहेगा हमेशा। जी, बट हम राइट रीज़न पे फ़ोकस करें तो लिटरेसी थोड़ा-सा इम्प्रूव हुई है हमारे यहाँ की लोकेलिटी के लोगों की भी और आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसे मार्केट को भी पुश मिला है। और आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं कि जो कॉलेज के आस-पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आती है कि नहीं-नहीं कॉलेज है, इत्यादि है। यहाँ पे जो है यहाँ के बच्चे आए हुए हैं, तो बदलाव आता है। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के लिए फंड्स बहुत कम खर्च करती है। दिस इज़ द प्राइम ओके, रीज़न कि एजुकेशन के अंदर हम खास उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये लगता है सही मुझे। कहा आपने, सही कहा। सर, एक दुश्मन है यूथ का जिसे हुँ, नशा कहते हैं। जी, मतलब आप देखोगे हर जगह पे जो है ये फैल चुका है। पहले बिल्कुल। ये मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में था, स्टेट का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हुँ, वहाँ से अब उसका जो इम्प्रेशन है वो हुँ, हिमाचल में भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। सही कहा। क्या कभी सर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट कोचिंग हुँ, करने के लिए आया हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हुँ, गलती से वो ऐसे नशों में पड़ गया, उसके बाद उसने आना ही छोड़ दिया हो या उसने अपने फ्यूचर को नकार दिया हो? बहुत क्या कभी एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे, बहुत है? बहुत है, हम बहुत स्पेसिफिक नहीं एग्ज़ाम्पल हैं। पूछेंगे, नाम नहीं हुँ, पूछेंगे, मतलब जस्ट हम एक अवेयरनेस हाँ, चाहते हाँ, थे हाँ, कि मतलब ऐसा है। सही। तो आपके हिसाब से मतलब क्या किया जाना चाहिए जिसके साथ ये नशे का जो
ये जो व्यापार है ये रुक जाए या फिर जो यूथ है वो स्पॉइल होना बंद हो जाए? अगेन मैं थोड़ा-सा डिटेलिंग में दूँगा इसका आंसर, आप इट्स कट मत ओके मार सर, इट्स देना, ओके। ठीक है नो, जी? नो, नो, नो कट्स सर, नो कट्स। तो वी नीड इट रॉ। एक्चुअली मैं जी। कुछ सालों से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, हुँ, हुँ। वो हम यूपीएससी, एचएस की मेंस के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ाना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या लिखा गया है या क्या उसमें हम पढ़ाते हैं कि जो सोसाइटी है, हम जो लोग हैं, हमने अपने आप को ह्यूमन बीइंग ने एनिमल से डिफरेंट करने के लिए बहुत अपना लाइफ़स्टाइल आर्टिफ़िशियल कर दिया है। क्योंकि हमने सिविलाइज़ेशन को इन्वेंट किया ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, ये सिविलाइज़ेशन, वो सिविलाइज़ेशन। तो सिविलाइज़ेशन से पहले हम लोग क्या थे? हमारा जो लिविंग पैटर्न थे, वो एनिमल जैसे ही थे। हुँ, तो लगातार हमने क्या किया कि हमने एफर्ट इस तरह से डाले कि हमने एनिमल से डिफरेंट होना है। जैसे कई बार हम खाना राइट। हाथ से खाते हैं, लोग क्या हुँ, बोलते हुँ। हैं कि आप जानवर जैसे क्यों कर रहे हो? हुँ, हुँ, हुँ। राइट? हुँ, इसका मतलब क्या है कि हमें लगातार ये रियलाइज़ किया जाता है कि ये काम जो है इंसानों वाले काम नहीं, जानवरों वाले काम है। अब जानवर कौन हुए? नेचुरल जो उन जानवर हैं, जी, और जो अननेचुरल हैं, वो तो इंसान है। वी आर इंसान। डूइंग ऑल अननेचुरल थिंग्स। नेचुरल हुँ, कुछ नहीं हमारे अंदर बचा हुआ है। जब नेचुरल है ही नहीं और अननेचुरल है, तो उसके क्या रेमिफिकेशन नहीं दिखेंगे? हुँ। उसकी दिखेंगे दिखेंगी रेमिफिकेशंस। सर, बिल्कुल। अननेचुरल हम लोग हो चुके हैं, हुँ, एंड हुँ। बिकॉज़ ऑफ दैट मुझे लगता है कि सोसाइटी के अंदर अगर आपने अपने आप को अननेचुरल कर दिया है, तो अननेचुरल स्थिति के अंदर आपको ये चीज़ें चाहिए। बहुत सारे किंग्स और आउटसाइडर यहाँ आए भारत में, उनके अटैक्स हुए। आप देखेंगे उनकी एस्पिरेशंस क्या थी? उनका एस्पिरेशन थी कि हमने अपने एम्पायर को और बड़ा करना है। हुँ। ये अननेचुरल नहीं है क्या? एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है? टू लिव, आई थिंक। लिव यस, दैट्स बट ये राइट। अननेचुरल चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। तो हम लोगों ने भी खुद को अननेचुरल बना दिया है कि हम इनसे आगे होने चाहिए, हमारी गाड़ी इनसे बड़ी होनी चाहिए, हमारा ओहदा इनसे बड़ा होना चाहिए, हमारी पोजीशन सोसाइटी में बड़ी होनी चाहिए, इत्यादि। सब ये अननेचुरल तरीके से हम लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया है। ये कोई नेचुरल नहीं है। जिस कारण से उसे फ्रस्ट्रेशन और एक मेंटल बैलेंस खराब हुआ है सोसाइटी का। हुँ। और अभी से नहीं हुआ है, बहुत टाइम पहले से बहुत ऐसा टाइम हुआ है। पहले से है। जी, बहुत टाइम ऐसा पहले से है। जी। इवन बाबर की हम बात करते हैं, बाबर वाज़ वेरी कैपेबल, हुँ, हुँ। मगर उसकी मौत कैसे हुई? बहुत अफ़ीम खाने से। हुँ, वेरी कैपेबल, वेरी स्किलफुल, वेरी नॉलेजेबल, बहुत सारी भाषाएँ उसको आती थी। पर कैसे उसकी मौत हुई? इस तरीके से मौत हुई। इट मीन्स बहुत लंबे टाइम से लोग ड्रग्स ले रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बट चूँकि आज के टाइम पे हम टू मच कनेक्टेड हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का एक फ्लड आता है रोज़ दैट्स राइट, कि दैट्स यहाँ राइट। किसी ने ड्रग्स ले ली, उसकी मौत हो गई। वहाँ ऐसा हो रहा है, कोई शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, तो लगता हुँ, है कि पूरा हुँ। बॉलीवुड ही ड्रग्स ले रहा है, ये जी, ऐसा-ऐसा हो रहा है, जी, ये है। जी। तो अननेचुरल तरीके से हमने अपने जो है मापदंड बना दिए हैं, और जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम उससे ज़्यादा ही करना चाह रहे हैं हमेशा, और उससे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसे हम कैसे सोव करें? कोई तरीका ही नहीं है। हम गेम्स तो खेलते नहीं हैं, कम्युनिटी तो बची नहीं है हमारी। हम तो दैट्स राइट। प्रेशर में हैं कि हमने बस आगे बढ़ना है सबसे। आगे बढ़ना है। जी। तो मुझे लगता है कि इस कारण से एक अंदर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आदमी को, हुँ, और लगातार वो चाहता है कि मैं उसी ड्रीम के लिए आगे जाता जाऊँ, बढ़ता जाऊँ कि मैंने ये जॉब लेनी है, तो ये लेनी है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर यहाँ-वहाँ की बातें, टॉन्टिंग, वो कैसे फ़िल्टर किया जाए? जैसे आप यहाँ-वहाँ की नॉइज़ को फ़िल्टर करने फ़िल्टर वाले कर समझ रहे लो। हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। एक आदमी रियल लाइफ़ में कैसे फ़िल्टर करे उसे? हुँ, बहुत वो बड़ा नशा सवाल है। ही है जी। जो फ़िल्टर करके देता है। हुँ, अब हुँ। क्या इसका मतलब क्या हुआ इस बात में मेरे कहने का? कि करना चाहिए नशा फिर? मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बिना नशे के नहीं रह सकता है। हुँ, मेरा ऐसा मानना है, टू हुँ, बी हुँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ऐसा मानता हूँ कि नशा फिर भक्ति का हो, नशा आना चाहे आपको गेम से, गेम का नशा हो, नशा आपको जिम जाने का हो, म्यूज़िक का हो, तो बचे रहेंगे। जैसे आपको गज़ल सुनने का नशा है, आपको किताबें पढ़ने का नशा है, बचे रहेंगे। अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ में कोई और नशा नहीं है, एक तरह से कोई इतनी अच्छी हॉबी आपके पास नहीं है परसूट करने के लिए, तो पक्का इस तरफ जाएँगे जाएँगे। मेरा ऐसा मानना है। तो क्या करना चाहिए हमें? सोसाइटी के अंदर मुझे लगता है कि सरकार को या सोसाइटी के अच्छे लोगों को बच्चों को गेम्स की ओर लाना चाहिए। टूर्नामेंट्स हों। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इसको फैनफेयर के साथ इन टूर्नामेंट्स को हाइलाइट करे। हुँ, मेरा शौक है राइट। खेलने का क्रिकेट, तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ खेलने में, तो हमारे जैसे भी थोड़े ऐसे-ऐसे खिलाड़ी लाए जाएँ,
जो खेल सकते तो हैं, खेल सकते राइट? हैं जी। ऐसा कुछ किया जाए या जी। कुछ कंपटीशन क्रिएट किया जाए, गेम्स में लाया जाए, म्यूजिक में कुछ ऐसा है, किसी का इंटरेस्ट है तो उसको प्रमोट किया जाए, कुछ हुँ, करना चाहिए ऐसा। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक लकूने बन जाता है सोसाइटी के अंदर, जिस कारण से आपकी एनर्जी जो नेगेटिव है वो बाहर नहीं आ सकती है। तो हुँ, कई लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी को जिम जाके बाहर निकाल देते हैं। कई हुँ, ऐसे लोग हैं जो जी, नेगेटिव एनर्जी है, जी, निकाल देते हैं उसे। बट जी, नेगेटिव एनर्जी तो पार्ट ऑफ हमारी बॉडी है। बॉडी है, उसे जी। आप नहीं निकालेंगे तो कहीं और दिशा में वो जाएगी और ड्रग्स इसका एकमात्र जो है सॉल्यूशन होता है। तो पढ़ाई के साथ में, काम के साथ में कुछ हॉबी होनी चाहिए। जैसे अब मैं इसको एंड पे लेके जाऊँगा। जी, जैसे उदाहरण के तौर पे जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता था, तो मुझे पोएट्री पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। हुँ, सही जी? पोएट्री, और मिर्ज़ा गालिब मेरे फ़ेवरेट पोएट हैं। वाओ! तो मैं उनकी एक पंक्ति पढ़कर जो है ना रात भर खुश रहता था। क्या वेरी, बात वेरी है, फ्रैंक। क्या बात है। एक पंक्ति पढ़कर मैं सीट से खड़ा हो जाता था, उनकी हुँ, पढ़कर। हुँ, तो हज़ारों किताबें इक्वल टू वन मिर्ज़ा गालिब की कोई पोएट्री की लाइन। वाओ! तो मेरा ऐसा मानना है। जी, तो उनकी पोएट्री पढ़कर मुझे ना बड़ा रिलैक्स सा फ़ील होता था। हुँ, तो शायद मुझे वो जो मेरी स्ट्रेस थी वो बीट कर दी इस चीज़ ने, पोएट्री पढ़ने ने और म्यूज़िक ने कुछ हद तक की। अगर ये शायद नहीं होते तो हम उस इतनी स्ट्रेस में होते हैं, मतलब आप अंधकार में होते हैं कि आपने प्रीलिम्स दे दिया है, निकलना कि नहीं निकलना कोई पता ही नहीं है। हुँ, आपने मेंस दिया है, निकलेगा नहीं निकलेगा कोई पता ही नहीं है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपना फ्यूचर बहुत क्लियर नज़र ही नहीं आता कभी भी। वैकेंसी कब निकलनी है, कब निकलनी नहीं है, एग्ज़ाम जो आएगा वो कैसा आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, बहुत कुछ भी पढ़ लीजिए तब भी आप श्योर नहीं होते इसके हुँ, लिए। जी, तो दैट इज़ व्हाई जब आप ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ क्लैरिटी ही नहीं है हमें कि हम जिस फील्ड में आ चुके हैं वहाँ सफलता मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। आप कनाडा में देखिए, यूएस में, यूरोप के अंदर आप आज काम करना स्टार्ट करिए आफ्टर योर इवन 12th, फ्यूचर साफ दिखता है। ऐसे-ऐसे आगे बढ़ना है। भारत में अनफॉर्च्युनेटली अभी हमें जो फ्यूचर होती है, जो यूथ होती है 21, 22, 23 साल की, उन्हें क्लियर कट दिखता ही नहीं है कि हम इस फील्ड में जाएँगे तो हम आगे कहाँ पहुँचेंगे। हुँ, जिस अच्छा, कारण से जब आप डार्कनेस में होंगे तो आप तो वरीड रहेंगे ना। तो एक छोटी-सी कहानी है। उसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने घर की ओर जा रहा है और जंगल में है, बारिश लग पड़ी, तो उसकी टॉर्च जो थी वो थोड़ी कहीं लीकेज थी तो पानी चला गया और टॉर्च बंद हो गई। बंद हो गई। अब वो तुक्के से जो है घर को जा रहा है। हुँ, उसका पैर फिसला और पहाड़ से नीचे फिसलता, फिसलता, फिसलता चला गया। उसने हाथ-पैर लगाया, कहीं हाथ-पैर मारे होंगे तो किसी पेड़ की डाल से उसका हाथ अटक गया। वो रात भर जो है इस चिंता में है कि अगर मेरा हाथ फिसला, यह डाल टूटा तो मैं नीचे खाई में गिरूँगा और मैं बचूँगा नहीं। मेरा क्या हाल होगा? चिंता में रात को। सुबह के टाइम पे जब थोड़ी रोशनी हुई, मालूम चला कि वो ज़मीन से 2 ही फुट ऊपर है। इसका मतलब वो छूट भी जाता तो भी ज़मीन पे पड़ता ज़मीन नीचे पे 2 पड़ता, फुट, सही बात राइट? है। इट जी, मीन्स हम जब जब हमें अपना फ्यूचर क्लियर नहीं दिखता है, तो हम ऐसे वरीड होते हैं। ऐसे ही वरीड होते हैं। ये हुँ, वरी जो थी उस बंदे की रात को जो वरी थी, ये हमारी कांस्टेंट वरी यूथ के अंदर। हुँ, हम भी वरिड थे अपने समय में, क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था हमें। क्लैरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्लैरिटी नहीं देता, कन्फ्यूजन प्रोवाइड करता है। चाहे बीटेक कर लो, एमबीबीएस, सब कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। क्या करना लाइफ के अंदर। सही, क्लैरिटी बहुत कम इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैं देख पाता हूँ। हुँ, बहुत कम में क्लैरिटी आती है आपको कि क्या करना है आपको। क्या करना है, सही ये बात है। सर, मैं एक बात बताऊँ, मतलब दिल से बताऊँगा, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नशे वाले क्वेश्चन के ऊपर आप इस तरीके का जवाब देंगे। हमने सोचा था कि आप बोलेंगे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जी। जिस तरीके से आपने इस पूरे इश्यू को एड्रेस किया है, मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, गूज़बम्प्स सर, हुँ, सच में। मतलब आपने, मतलब उसको, मतलब खत्म करने का ना एक हुँ, सॉल्यूशन आपने दे दिया है। अगर कोई जी। भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, हुँ, तो मैं यही कहूँगा यार कि आपको इसके ऊपर जो है विचार करना चाहिए अगर यूथ को बचाना है तो। राइट सर? बिल्कुल, एकदम सही कहा। मैं एक और लाइन इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज़। देखिए जी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही बुराइयाँ खत्म कर पाती, हुँ, हुँ। तो दहेज प्रथा कैसे है सोसाइटी में? ओह! राइट। दहेज प्रथा सोसाइटी में अभी भी रैम्पेंट है हुँ, हुँ। और ग्लैमराइज़ है। हुँ, हुँ। यही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं आईएएस, आईपीएस बनने पे करोड़ों रुपए का दहेज लेते हैं। हुँ। समझिए आप इस चीज़ को प्लीज़। हुँ, हुँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ हद तक, मैं नहीं मानता कि सभी ऐसा कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं। हुँ, हुँ। अब जो ये डाउरी है, जिसको हम
एड्रेस करते हैं कि सेक्शन जो है जी 498A लग गया अभी। जी ये अनबिलीवेबल एक्ट है। मतलब अगर आप कंप्लेन कर दें कि मुझसे डाउरी मांगी गई है, मुझे दहेज मांगा गया है, तो ये अनबिलीवेबल है। मीन्स जब तक कोर्ट की फाइनल हियरिंग नहीं आती तब तक आप जेल में रहेंगे। जी कितना स्ट्रॉन्ग लॉ है। स्ट्रॉन्ग लॉ और ये स्ट्रॉन्ग लॉ है SC ST एक्ट में भी। कोई अगर दलित या शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर अपर कास्ट के या नॉन ट्राइबल लोग उसकी जाति या उसकी ट्राइब को देखकर उस पर भद्दी टिप्पणियां तक करते हैं, मान लीजिए, तो भी अनबिलेबल है। अनबिलेबल मीन्स कि जब तक कोर्ट से फाइनल हियरिंग नहीं आती, जिसमें आने में 5-6 साल लग जाते हैं। सलमान खान ने तो 1998 में एक फिल्म की शूटिंग में जोधपुर में काले हिरण को मारा था। जी आज सर। गए, उसकी फाइनल हियरिंग नहीं हुई उसकी आज भी। नहीं हुई है मामला जी भी हाई कोर्ट पहुंचा, वहां से जी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कब आएगी जी नोबडी नोज। तो हमारे देश में ओवरऑल किसी भी केस का निपटारा, हमारे इसको बोलते हैं फाइनल हियरिंग, वो आती है जी 5 से 6 साल के अंदर। इट मीन्स कि 5 या 6 साल वो आदमी जेल में रहेगा। इतना टफ लॉ है, अनबेलेबल है। अनबिलीवेबल है। अनबिलेबल लॉ होने के बावजूद हम उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन अगर रोक सकती है तो नहीं रोक पा सही रहे हैं। बात है। खुद इट से मीन चेंज रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जब सोसाइटी अगर उसको बुराई मान ही नहीं रही है, वो एक्शन नहीं ले रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर देगी उसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रोक पाएगी उस चीज को? तो सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे अब नहीं रह सकते। तो फिर सोसाइटी एक रेवोल्यूशन लेके आएगी अगेंस्ट ड्रग्स, तो जाके खत्म हो सकता है। और मैं ऐसी ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल की जो हम सिगरेट एंड टबैको की बात करते हैं। आज की डेट में जो ये केमिकल ड्रग्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इतनी लीथल हैं कि आप ये मान के चलिए कि आज के हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ड्रग्स बड़ी कॉमन हो गई हुई हैं। ऐसा राइट। सुनने में आता है, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। अब कोई अल्कोहल और टबैको तक बात नहीं पहुंची है, तो हम कब उठेंगे और कब इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे? मुझे लगता है कि सोसाइटी के लेवल पे अगर आप आएंगे और सोसाइटीज बनेंगे, एनजीओज बनेंगे, विलेज लेवल या पंचायत के लेवल पे, तो जाके इसका जो है अल्टीमेट सोल्यूशन हो पाएगा। ना कि आपने कोई ड्रग्स के अंदर पकड़ लिए 4 लोग, वो फिर आपने अखबार में दे दिया एंड बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस जी तरीके से आई डोंट थिंक कंप्लीट कोई सोल्यूशन है इस चीज का। सही बात है। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कंप्लीट जब तक सोल्यूशन नहीं लोग खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। सर पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। जी हमें ये भी सुनने में आया है कि आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी जी फ्री एजुकेशन देते हैं सर। जी जी सर थोड़ा विस्तार में बताइए सर, ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? जी एक संस्था है प्रेरणा द इंस्पिरेशन। हम्म। और प्रेरणा द इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा फील्ड में काम करती है। इन्होंने क्या किया कि कोविड के टाइम पे स्लम्स में, तो ये जो सुल्तानपुर के आसपास का स्लम है, इन लोगों की जॉब जा चुकी थी। तो ये सरकार या जो सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूट हो रहा था, राशन हम्म। वगैरह पहुंचा रहे थे उनको। हम्म। तो इनके एक मन में आइडिया आया कि यार क्यों नहीं यहाँ के बच्चों को, जो अभी स्कूल बंद है, तो कुछ किया जाए। तो इस एनजीओ ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की, कहीं किसी मंदिर के कॉरिडोर में कर दिया स्टार्ट। किसी की कोई जगह खाली पड़ी हुई है, शॉप कोई खाली पड़ी है, तो वहाँ कर दिया। ऐसे एट रैंडम प्लेसेस जो है वो चेंज हो रहे थे कि आज यहाँ है तो कहीं अगर किसी की शॉप चढ़ गई, फिर उसके किराएदार आ गए तो उसने कहा भी कहीं और शिफ्ट हो जाइए आप। तो इन्होंने 5-6 महीने में काफ़ी प्लेसेस चेंज किए। एक दिन मैं, सर्दी का टाइम था, आई थिंक आज से 2.5 साल पहले की बात होएगी। तो मैं छत से देखा कि ये खुले जगह के अंदर जो है ज़मीन पर बच्चे बैठे हैं और मुझे वो कुछ अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से लगे फैमिली से लगे। एंड उनको पढ़ाया जा रहा है। एंड आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैंने कॉलेज के टाइम पे भी एनजीओज़ में कुछ-कुछ पार्टिसिपेशन दी थी। रियली? ये एग्ज़ैक्टली। क्या बात। तो मेरा टिल्ट था एक तरह से कि मैं कुछ हम्म। कंट्रीब्यूट करूँगा। हम्म। वो मुझे वहाँ दिखा तो मैंने उनके अध्यक्ष को, श्री दीपक भाटिया जी को मैंने संपर्क किया कि भई आप वहाँ करते हैं और सर्दी का मौसम है, हवाएँ यहाँ से वहाँ, बारिश पड़ रही है तो वो भी अंदर आ रही है, क्योंकि वो ओपन सी वो बिल्डिंग थी। जी तो मैंने कहा कि आप क्यों ना मेरा प्लेस यूज़ करें इसके लिए। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा-सा बीमार इत्यादि ना पड़ जाएँ, जी हवा वगैरह जी चल रही है जी। यहाँ पे। तो वो मुझसे मिलने आए एंड देन वो चीज़ स्टार्ट हो गई वहाँ से। फिर हमने क्या किया, तो मैंने इनको ये कहा कि जो बच्चे फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास के अंदर हैं, तो उनको एट रैंडम वॉलंटियर्स पढ़ाएँगे। एट रैंडम जो वॉलंटियर्स हमारे पास आते हैं, हम्म। उनको पढ़ाएँगे। हम्म। और जो बच्चे 4th क्लास या 5th क्लास में हैं, जो बहुत पढ़ने में एवरेज अच्छे हैं, समझ में भी काफ़ी बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो हम उनको सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करवाएँगे एंट्रेंस की। ओह। और अगर वो निकाल जाते हैं सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, तो बहुत बहुत बड़ी बात है वो। तो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है बहुत टफेस्ट होता है। बहुत टफेस्ट। जी। और जो नवोदय का है वो उसके मुकाबले क्वाइट ईज़ी। तो नवोदय में भी चले जाएँ मान लीजिए, हम्म।
तो वो जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, आज जो झोपड़पट्टी वाला एरिया है, ना कोई वॉशरूम है प्रॉपर तरीके से, ना कोई खाने की व्यवस्था ढंग की है, हाइजीन तो है नहीं, बीमार तभी पड़ते हैं बच्चे वो। जी, तो अगर वो उस ऐसे स्कूल में जाएँगे, उनकी लाइफ़ कंप्लीटली 360 चेंज हो जाएगी। राइट। उनको फिर वहाँ माहौल मिलेगा, बोर्डिंग स्कूल्स और मेरा ये मानना है कि इन स्कूल्स में पढ़ा बच्चा ज़्यादातर सक्सेसफुल हुए हैं, 1 आध 2 केसेस छोड़ दीजिए आप, तो ज़्यादातर नवोदय स्कूल के बच्चे अच्छा किया उन्होंने लाइफ़ में अपनी। तो वो मेरी मुहिम थी, तो हमने 2 साल से ही करना स्टार्ट किया और पिछले 2 साल के अंदर ही नवोदय और सैनिक स्कूल के अंदर हम लगभग 25 प्लस बच्चे भेज चुके हैं। उनमें से कुछ बच्चे उस बैकग्राउंड के हैं, माने जो पुअर बैकग्राउंड के थे और कुछ बच्चे जो कि जैसे रैंडम आ जाएँ कि नहीं हमें भी तैयारी करनी है, तो उनको भी मैं ले लेता हूँ। बट उनको वी भी विल ले चार्ज फ्रॉम देम। ओह! ओके, उस ओके, रिसोर्स जो ओके, पैसा बनेगा हम उनको ओके। किसी और पे लगा सकते हैं। किसी और पे लगा सकते तो हैं। वो जी। उनकी भी सिलेक्शन हुई है। हुँ, बट अप्रॉक्सिमेटली जो है हमने पिछले 2 साल के अंदर ही 5 से 7 बच्चे जो हैं ऐसे अपलिफ्ट किए हैं वहाँ के लिए, हुँ, जो कि हमने उनको मुफ़्त में उनको पढ़ाया और वो कामयाब हुए। तो अब वो सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में जो बच्चा हमारा पहुँचा था, वो एक पांगी से था और उसकी तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी थी, तो उसको काफ़ी आसानी रही। बट जो पिछले साल की लड़की हमारी थी, उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा। शी हुँ, ट्राइड वेल अभी एक 2-4 और सैनिक स्कूल ओपन हुए हैं। बट उसमें काउंसलिंग में वो पहुँचे थे बट आफ्टर ऑल जब उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है फ़ीस का। हुँ, लगभग सैनिक स्कूल की जो फ़ीस है, मैं आपको बोल देता हूँ लमसम जो है 1 साल की फ़ीस कुछ 1,54,000 के आस-पास है। इतना कॉस्टली है, तो उनकी मदर ने वैसे रिफ्यूज़ कर दिया, इवन हैविंग स्कोर। हुँ, स्कूल होने के बावजूद कहा कि नहीं हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो फिर कई एनजीओज़ ने कहा कि भई हम पे कर देंगे, कोई बात नहीं। तो हुँ, उनका ये था कि 6th क्लास में पे करोगे, फिर 7th में पे करोगे, 8th में पे करोगे, 9th में पे करोगे। तो कोई 1 साल की तो बात है नहीं। आपको कंटीन्यूअसली जो है 7 साल पे करना है। 7 साल पे करना है, राइट। तो आज हम वहाँ कर भी दें और फिर वहाँ के माहौल में वो ढल भी जाए, फिर वहाँ से वापस कैसे लाएँगे और क्या होगा? तो उन्होंने कहा भई नवोदय स्कूल ही ठीक है। तो नवोदय हुँ, स्कूल सिरौल में वो जो बेटी है वो, वहाँ उसको पे वहाँ दाखिला करवा वहाँ दिया। दाखिला करवा दिया, अदरवाइज़ क्या उसके पास बात है। सीट थी कि सैनिक स्कूल में वो जा सकती थी। ओह! ये है। वेरी गुड सर। सर काम आपने किया, गूज़बम्प्स हमें आ रहे हैं, प्राउड हमें फ़ील हो रहा है नहीं, नहीं सर। बस इट इज़ सर हम जैसे बहुत लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या किसी ने बात है उनको सर। स्लम से बच्चों जी, को मोटिवेट किया प्रेरणा द इंस्पिरेशन जो संस्था है उनको हम वहाँ से बच्चे हम तक आए हैं। जी। तो मेरे पास टाइम मैं फ्रैंकली कहता हूँ मेरे पास कुछ चीज़ों का एक्सपर्टीज़मेंट है, वो मैं काम कर सकता हूँ, उसमें ठीक कर सकता हूँ। हुँ, मैं झोपड़पट्टी में जाके बच्चों को रोज़ ला नहीं सकता हूँ। नज़र ले सकते हैं, कई ओके। बार बच्चे नहीं आते हैं, हुँ, तो इस संस्था के लोग हैं वॉलंटियर रोज़ आते हैं बच्चों को लाने के लिए। मैं पढ़ा सकता हूँ, हुँ, हुँ, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा सकता हूँ। बट जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो जी, मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि 60 में से 100 में से 40 हो, बट बाकी लोगों का भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, राइट। जो उनको लेकर आते हैं वहाँ से, हुँ, जो उनके लिए किताबें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी, जो वॉलंटियर्स हैं नोटबुक ले आते हैं, उनके लिए पेन कहीं से भी कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये सबका जुला के कंट्रीब्यूशन है और कोई 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ कलेक्टिव एफर्ट ये मेरा राइट सर, मानना है। राइट सर। सर यहाँ पे थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। जी। अब आपका जो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड था और जो हुँ, आपका पैशन था और हुँ। प्रोफ़ेशन था, उसके बारे में तो बहुत बात कर ली। जी, जी। अब थोड़ा-सा पर्सनल साइड में आते हैं हुँ, सर। हुँ। सर जी, जी। थोड़ा-सा बताइए आप मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? कहाँ से आप आते हैं? जी मेरे घर चंबा जो मेन सिटी है, जी, वहाँ से अप्रॉक्सिमेट 25 किलोमीटर दूर है। लचोड़ी एक जगह है आप लचोड़ी, अक्सर गए हैं। ओके। तो लचोड़ी जो भली माता हुँ, हुँ, के रास्ते पे, हुँ, हुँ, वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर को निकलते हैं आप, तो गाँव सियूर मेरा हुँ, गाँव है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलाल उसका एक आप कह सकते हैं वो एक पॉइंट है। जी, वहाँ से थोड़ा-सा नीचे मेरा गाँव है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो वहीं के ही सरकारी स्कूल में हुई। बट हाँ, इन बिटवीन मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई तो मैंने कुछ एजुकेशन मंजराडू जो एक तीसरा स्कूल बोलते हैं वहाँ से भी की 3 साल वहाँ भी रहा हूँ मैं। ओके, तो ओके। मैं ज़रा शिफ्ट होता रहा हूँ हुँ, स्कूल्स हुँ, के अंदर। हुँ, हुँ, बट मैंने फिर जो ज़्यादातर स्कूलिंग की है वो सरकारी स्कूल से की है। 10th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो 10th तक तो हम अच्छे पढ़ने में थे बट क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चे थे। जी, और 10th के बाद जब हम इंग्लिश मीडियम में ये नॉन मेडिकल और ये साइंस के अंदर आए, तो हमने अणु-परमाणु को पढ़ा हुआ है और जी, वहाँ एटम एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये जी। शब्द भी हमारे लिए नए थे, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, हमने ट्रांसफॉर्मर को परिणामित्र पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर। हुँ, साइंस को विज्ञान बोलते थे। जी, तो और हिंदी स्कूल का टेम्परामेंट ऐसा होता है कि वहाँ इंग्लिश पर कोई ज़ोर देता ही नहीं है। और इस कारण से फिर जब हम आए तो स्कूल के टाइम पर तो हमें ऐसा लगा कि हम कोई नई दुनिया में आ गए हैं और हमारी नॉलेज कुछ नहीं है इत्यादि है। तो
11 10 12th के अंदर वी बिकेम एवरेज स्टूडेंट, कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बिकेम सडनली एवरेज, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो हमसे पढ़ी नहीं जा रही किताबें, वो लैंग्वेज गैप आ रहा लैंग्वेज था। का बहुत गैप पड़ गया, जी। हमसे पढ़ी, हम उसमें फ्रीक्वेंट ही नहीं है। जब वहाँ से कॉलेज की ओर मुड़े तो फिर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट किया। मुझे मालूम चला कि बेस्ट जो मटेरियल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही है। आप इसमें ठीक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी। उस पे काम करना स्टार्ट किया एंड हमारे हॉस्टल के बहुत अच्छे सीनियर्स, कुछ हमारे यूपी के दोस्त, कुछ बिहार के दोस्त, कुछ हरियाणा के दोस्त, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो हमारे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। हुँ। लिटरली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और अच्छा गाइड भी किया, जिस कारण से फिर मेरा पैशन जो जागा है वो कॉलेज के सेकंड ईयर से जागा है। पैशन हुँ। टू रीड, और फिर उसके बाद ओके। मैंने वास्ट रीडिंग करना स्टार्ट करी है एंड सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद। नहीं, पहले भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई आवाज़गर्दी करता था, ऐसा नहीं था। मतलब पहले देखो, किसी आदमी का अगर पैशन नहीं है ना, तो वो कुछ भी कर रहा होता है, लोग बोलते हैं कि ये अनवर्ती काम है। जी। कुछ भी कर रहा हो वो, बिल्कुल। कुछ नहीं भी कर रहा है ना, तो हुँ। भी बोलते हैं कि नहीं यार, क्या फ़ायदा अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो। जी। तो ऐसा था कि उसके बाद फिर जब मेरा ये पैशन जागा तो मुझे रीडिंग में मज़ा आना स्टार्ट हुआ। और अरे! उसके बाद फिर जो है हम आगे चलते गए एंड देन मुझे बस एक फ़िलॉसफ़ी मैंने लेकर चला हूँ मैं, कि पिछले कल जो मैं था और जो आज मैं हूँ, बदलाव चाहिए मुझे। मुझे सेम नहीं बदलाव। रहना है। ओके। ये मेरा सेकंड ईयर से किसी सीनियर ने मुझे, आप शायद जानते हो, डीएसपी सर थे अपने। यू रिमेंबर? Oh, yes, yes, sir. I remember, sir. He आजकल वो was he एग्ज़ैक्टली was the topper in mechanical, right? मैकेनिकल लैब बना, अच्छा, Okay, okay, एग्ज़ैक्टली। तो okay. डीएसपी सर से मेरी इंटरेक्शन हुई। आजकल तो जी। एनआईटी पटना में ना वो प्रोफ़ेसर लग गए हैं। Oh, उन्होंने wow. भी गेट की एग्ज़ाम की तैयारी करी एंड ही वाज़ आल्सो इन फ्रस्ट्रेशन कि यार ओह! पीएसयू नहीं निकल रहा है, क्योंकि बिहारी लोगों का पीएसयू चाहिए उनको। जी। आईयूसीएल उनको दहेज मिलता है ना, 80 लाख रुपए उसका। आईयूसीएल जी, से जी, एनएचपीसी, एनटीपीसी। जी। तो उनका वो स्कोर आया नहीं एंड ही वाज़ वेरी कैपेबल। कई बार नहीं आपके लिखा होता कि आपको इस जगह पे जाना है। लिखा होगा उन्होंने प्रोफ़ेसर बनना है। तो उन्होंने फिर एमटेक चूज़ कर लिया करना, फिर पीएचडी करी वहीं से ही, और एनआईटी पटना के अंदर जो पटना है में प्रोफ़ेसर हैं एंड प्रोफ़ेसर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ के लिए। क्या बात आपकी है! डेस्टिनी कहीं और की कई बार होती है। जी, आप किसी और फ़ील्ड में जा रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार तुम ये ना सोचो कि तुमने पिछले 10 सालों में क्या किया है। लाइफ़ इतनी लंबी है ही नहीं। ही वाज़ वेरी मच फिलॉसफिकल पर्सन, वेरी मच फिलॉसफिकल। Yeah, I remember. I तो remember. उन्होंने कहा कि तुम्हारा आज क्या है, पिछले कल से कंपेयर करना बस। बस पिछले कल से कंपेयर करना है। परसों से मत करो। परसों वैसे मत करो। तो जी। जब मैंने ये चीज़ एग्ज़ैक्टली अडॉप्ट की ना, दैट वाज़ टोटली मतलब चेंजिंग मोमेंट था। और उसके बाद फिर जो है खुद पॉज़िटिविटी आती है। क्योंकि कहते हैं ना, पॉज़िटिविटी या मोटिवेशन किसी वीडियो देखने से नहीं आएगी, अपने पास्ट से आती है। से अपने आती है। पास्ट से आती है। आपका पास्ट क्या है? राइट। तो अगर आपका पास्ट क्या है? पिछला कल पास्ट है हमारा। हुँ। तो अगर पिछले कल हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो आज मोटिवेशन रहेगी। पिछले कल अगर हमने ऐसे ही टाइम पास किया, तो आज वैसे एनर्जी खत्म हो जाती है आपकी। ये प्रैक्टिकली होता है अगर आप हफ्ता भर काम ना करिए, सही सपोज़ कर बात लीजिए है, अपनी फ़ील्ड के अंदर, सही और बात हफ्ते है, बाद फिर आइए आप। तो लगेगा यार मतलब कुछ वो मज़ा नहीं बचा। तो सही बात है। हमारा जो पास्ट है हमें हमारी एनर्जी को बहुत रेगुलेट करता है। तो वो थी, उस कारण से फिर आगे जो है बिल्डअप होना स्टार्ट किया। एंड देन आगे फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करी तो एक प्रेशर खत्म हो चुका था। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा मुझे एक पैशन पैदा हो गया था। पढ़ने का इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी स्टफ़ है, तो एक पैशन पैदा हो गया था। तो जो मेरा वीकर पॉइंट था वो स्ट्रॉन्गर पॉइंट बन गया आफ्टर सम टाइम। ओके। जैसे कोई दीवार पे वोकैब्युलरी के वर्ड चिपका देने, जी। और जो हॉस्टल में मेरा कमरा था उसमें दीवार पे वर्ड चिपके होते थे। तो अलमारी ठीक। खोलते कपड़े नहीं, वो वर्ड्स निकलते थे। वर्ड्स तो निकलते थे। बोलते मेरे बिहारी फ्रेंड, यार तू ये क्या कर रहा है? दीवार गंदी कर दी हुई है, जी, जी, इत्यादि। पर जी। इट इज़ समटाइम आपकी डेस्टिनी कई बार होती है ना कि आपने उस दिशा में जाना है। तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। क्या तो बात आज है मैं सर। अपने आप को मानता हूँ कि मुझे स्टूडेंट ही बन के रहना है। चाहे फिर वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मैथ्स है, वो साइंस है, वो ज्योग्राफी है, वो पॉलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं जब तक सीखता रहूँ, यही बेहतर नहीं है। बट येस, कंट्रीब्यूट भी करना है इफ यू क्रिएटिंग जॉब्स। मेरा अंदर का ही मानना है कि आज के समय में भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्रिएट जॉब्स। तो जितनी मेरी क्षमता थी मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। मेरी जर्नी कहाँ तक जाएगी आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस फ़ील्ड में मूव करने वाला हूँ आफ्टर सम टाइम। बट ये है कि आप पाइपलाइन तैयार करिए। आपने एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया, एक सिस्टम बना दीजिए ताकि उस सिस्टम में जो भी आए उसे बेनिफिट पहुँचे उस चीज़ का। हुँ। जैसे कोई मंदिर या मस्जिद बना के जाते हैं, क्या वो आज वहीं बैठे हैं? वो तो चले गए ऊपर। चले गए, सही तो बात उनके है। बनाए जगहों को आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेमाल और कर रहे गेटिंग हैं। ब्लेस्ड या बिकॉज़ ऑफ दैट। राइट। तो हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसका एक इनविजिबल पार्ट नहीं बन जाना है। हुँ। स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया देन मूव फॉरवर्ड।
तो आज के समय में मैं मानता हूँ कि जो लोग एंटरप्रेन्योर भारत में हैं, वो चाहे 4 जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। ये है रियल की वर्शिप। अदरवाइज़ इंडिया इज़ गोइंग थ्रू द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हुँ, उसमें से कुछ लोग जिनकी सैलरी 80,000 हो सकती थी, 10,000 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे राइट, हैं, जब वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। राइट। तो ये सोसाइटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी जाके हमारी स्थिति ठीक होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है। सर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी माइंड ओपनिंग पॉडकास्ट था सर ये। और मज़ा आ गया। और दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि सर हमारे हुँ, 2 टाइम सीनियर हैं। स्कूल में भी सीनियर थे, कॉलेज में भी सीनियर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट है। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। ब्लेसिंग ऑफ अगर लोग आपसे मिलना आना चाहते हैं तो आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है सर जी चंबा में? सुल्तानपुर में पीजी कॉलेज के साथ में हीरो एजेंसी है हुँ, हुँ। और हीरो एजेंसी के ऊपर की बिल्डिंग है। सेकंड फ्लोर में हमारी लाइब्रेरी है और ओके। उसके ऊपर जो हमारी एकेडमी है और तीसरा हमारा जो एक प्रिंटिंग प्रेस है वहीं हम ऑपरेट करते अच्छा हैं। आप प्रिंटिंग जी, प्रेस जी। पे जैसे ओके किसी को वेरी नोट्स ग्रेट। मटेरियल इत्यादि एंड हुँ, स्टफ हुँ। जैसे मेंस प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसने, तो सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हुँ, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन उससे भी पहले जी। आपसे गुज़ारिश है कि हुँ, हुँ। मिर्ज़ा गालिब की 1-2 लाइनें प्लीज़ बताइए। उसके बिना जाने नहीं देंगे आपको। नहीं ये तो मेरा कि क्यों जल गया ना मैं, क्यों जल गया ना मैं, ताबे रुखे यार देखकर। मतलब मेरा जो बिलव्ड वन है उसका चेहरा देखकर मैं जल क्यों नहीं गया? अर्थात जी। उसके चेहरे में उतनी शायद रोशनी है या मतलब एक एक शायर कह रहा है, उसका अपना तरीका है बोलने का। तो क्यों जल गया ना मैं, ताबे रुखे यार देखकर, अब जलता हूँ अपनी ताकते दीदार को देखकर। वाह! मतलब क्या बात अपने है। देखने की जो मेरी क्षमता मुझे उससे अब जलन होना स्टार्ट हो गई हुई है। जी। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, गूज़बम्प्स अगर आप अगर आई कैन आल्सो फील एग्ज़ैक्टली यस। अगर आप उन मुझे लगता है कि मिर्ज़ा गालिब ने ही पोएट्री की है हुँ, हुँ। और बाकी सबने जो पोएट्री की है वो शायद उनको इमिटेट किया है। अब सर हमारा जो हाँ सवाल जी। था कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या तो बात यही है मेरा सर। मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हैं, वही करिए जो आपको अच्छा लग रहा है। बाकी कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, नहीं हैं, इत्यादि है, आज नहीं कल हो ही जाएगा। नोबडी विल गेट द प्रॉब्लम कि आप सर्वाइव कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पोएट बनना चाहते थे, बहुत सारे लोग अधिकारी बन गए और गुरुद्वारे से खाना खा के कहीं गुरुद्वारे में रहकर बन गए वो लोग। जिन्होंने करना था दे वो सर्वाइव्ड, कर गए। वो कर क्या गए। बात है सर। सर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। दिस वाज़ रियली अमेजिंग सेशन। मैंने इससे पहले इतना एन्जॉय नहीं किया टू टॉक टू अ पर्सन क्योंकि अ, कई लोगों की जो रेंज ऑफ डिस्कशन होती है, वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग होती है। बट आप का मैंने देखा बहुत ही एक तरह से सिंपल ओह! एंड थैंक यू। जो इश्यूज़ को उठाने का जो तरीका है, जी, बहुत जेन्युइन है। थैंक यू सर। इसमें कोई बनावटीपन नज़र नहीं आता, जब जी आप सर। कोई चीज़ को हम दिल से पूछ रहे हैं। पूछते हैं सर। इट्स वेरी अमेजिंग। बहुत मज़ा आया मुझे थैंक और यू ये सर। सेशन फ्रैंकली कहूँ ऑडियंस को भी मैं कहूँ कि हमने ये सेशन कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया है एक जी। और ये बड़ी मज़े की बात है। हम लगातार डिस्कस करते चले गए आपस में और एक अमेजिंग सेशन जो है रिकॉर्ड किया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन तो दिस सर पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट सर आपने थैंक यू। हमें टाइम दिया सर थैंक यू वेरी इसके लिए मच। सर। इट्स रियली ऑनर, वेरी, रियली वेरी, ऑनर। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो इसी के साथ सर इस पॉडकास्ट को रैप जी, अप करेंगे। आई होप कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था। सर ने बहुत अच्छी हुँ, जानकारी दी, बहुत अच्छे तरीके से जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ कि आपने क्या सीखा? और अगर आपको लगता है कि हमने कोई सवाल गलत पूछा है या कोई चीज़ इस पॉडकास्ट में गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई है, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये पॉडकास्ट स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। इस पॉडकास्ट को देखने का, हमारे साथ जुड़ने का आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।